अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, जिंदगी तुम्हारी है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी मौका हर एक को देती है, फिर वो चाहे राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। लेकिन कामयाबी कामयाबी बस उन्हीं को मिलती है जो अंजाम की परवाह किए बिना अपनी जी जान लगा देते हैं। और वही मौका आज जिंदगी ने फिर एक बार हम सभी को दिया है। तो दोस्तों, अब मैं ऐसी एक पर्सनालिटी को आपके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्होंने जब मौका मिला तब बिना परवाह किए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और आज खुद एक जिंदा मिसाल बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आमंत्रित करते हैं, स्वागत कीजिए, आपके सामने आ रहे हैं सेल्फ मोटिवेटेड, हाईली एजुकेटेड और ट्रू लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मास्टर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसे श्याम सर हमें हमेशा बोलते हैं कि आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार अगले पूरे मानवता के लिए कोड रेड जो है वो डिक्लेयर हो गया है। इसके अलावा G20 जब क्लाइमेट सर्वे हुआ, रिपोर्ट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ऐसे बताया गया कि भारत देश अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस, हमारे भारत देश की 2050 तक लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसके अलावा रिसेंटली पिछले साल में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां पे हीट वेव्स इस तरह आएगी कि एक इंसान को रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में हम सोच सकते हैं इंसान को वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो सब्जियां है और जो फल है उनकी परिस्थिति क्या होगी, पकाना वो उनको। और ऐसे ही अगर हम सोचते हैं तो भारत जो देश है वो पूरे दुनिया में नंबर सेकंड पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सब्जियां। लेकिन हमारा पर कैपिटा जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए उतना मिलता नहीं है। उसके बावजूद जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 30% जो प्रोडक्शन है वो लॉस हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। वो इसके वजह से कि फार्मर तो प्रोड्यूस करता है लेकिन मार्केट में लाने से पहले ही वो सब्जियां जो है वो सड़ जाती। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इस विकट परिस्थिति को। लेकिन ऐसे ही सब सिचुएशन में एंट्री जो होती है वो हीरो की होती है। और आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक इंसान की है कि जो लगभग एक स्टूडेंट या हम उनको कह सकते हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो सीखे आईआईटी कानपुर से। और उन्होंने ये किसानों को जब देखा, उन्होंने देखा कि उनके आसपास से जो गांव वाले किसान है सब्जियां पकाते तो उसको तैयार तो करते हैं, लेकिन वो मार्केट में पहले ही जाने से पहले वो सड़ जाती। और फिर जो चीज किसानों के पास में रहती है वो सिर्फ उनके आंख में आंसू। उन्होंने सोचा कि इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उन्होंने एक सिंपल जो सोल्यूशन है वो किसानों को दिया, वो इस तरीके से जिन्होंने उन्होंने नाम दिया चलता फिरता फ्रिज, या उसको सब्जी कोठी भी वो बुलाते हैं। ऐसा फ्रिज की जो सिर्फ 1 लीटर पानी से चलता है, जिसमें एक बैटरी होती है, और जो सब्जियों की जो लाइफ है वो 3 से लेके 30 दिन तक बढ़ा देता है। इसको करने के लिए वो गए सिंपल बेसिक्स में। बेसिक्स यानी कोई भी फल या सब्जी तब पकती है जब उसमें इथिलीन गैस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इन्होंने क्या किया, जो इथिलीन गैस है उसको ऑक्सीडाइज किया और उसको डिग्रेड किया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मॉइस्चर यानी H2O। मॉइस्चर की वजह से जो इंटरनल फ्रिज का जो वातावरण है वो सब्जी कोठी का वो भी मेंटेन हुआ, और जो सब्जियां है वो खराब ना होने लगी और 30 दिन तक भी किसान उसको बेच सकते थे। तो ये सब करने के बाद में किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और वही वो अपना समाधान मानते हैं। तो आज पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से हाँ पूरे दुनिया को ये लग रहा है कि एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, यानी पर्यावरण को जो है उसको या जो अदर जीव जाति है उनको तकलीफ होगी। शायद हम ये सोच रहे हैं कि हमें तकलीफ ना हो, या हमें तकलीफ भी होगी तो उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसों या इकोनॉमी की ही बात सोचते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज से अगर कुछ इफेक्ट होने वाला है तो नंबर 1 है भारत की इकोनॉमी।
दिस इज बिकॉज कि एक सिंपल हीट वेव की वजह से इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि भारत में आज भी 70% वर्कर्स जो है वो ऑन फील्ड काम करते हैं। ऑन फील्ड अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये हम सोच सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ये एमसीएल ने ऑलरेडी सभी लोगों को बता दिया गया, लेकिन अभी जरूरत है एमसीएल रिवॉल्यूशन में सक्रिय सहभाग करने की। यानी हम सबको ये लगना चाहिए कि यही सॉल्यूशन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, भारत देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। और यही अभी समझाने के लिए मैं ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगी कि जिन्होंने ये समझ लिया है और जिसके लिए वो दिन रात सिर्फ यही करते रहते। तो ऐसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुल। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने देखा कि अगर हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, पर्यावरण का ख्याल रखना है, तो एक सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमें काम करना पड़ेगा और वो है वेस्ट निर्मूलन, वेस्ट एलिमिनेशन। हर तरह के कचरे का निर्मूलन, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा सॉलिड वेस्ट के ऊपर कि कोई भी कचरा उस डंपिंग ग्राउंड में ना जाए, कोई भी वेस्ट वाटर हमारे नदी तालाब को खराब ना करे और कोई भी ऐसा खराब वायु या गैस हमारी इस हवा में या वातावरण में नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए हम सभी को मिलके एमसीएल परिवार में सभी जो उद्योजक है, हमें क्या करना होगा, तो हमें प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट, और हर तरह के रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। इनफैक्ट हम पिछले 2 सप्ताह से जिसकी बात कर रहे हैं वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और एक्चुअली उस रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए और एक अध्याय और एक एपिसोड बाकी है और मैं आज अपेक्षित है कि मैंने वो लेना चाहिए था, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मुझे एक अलग टॉपिक के ऊपर आज आपके साथ बात करनी है, आपके साथ डिस्कस करना है। तो वो जो तीसरा अध्याय है उस श्रृंखला का, वो हम बाद में लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो वर्ष जो हम नॉर्मली जिसका इस्तेमाल करते हैं, जो जनवरी फरवरी से शुरू होता है, ये जो जनगणना है इसे ग्रेगोरियन पद्धति कहते हैं। ग्रेगर एक पोप थे जिनसे जो 16वें शतक में इन्होंने इस जनगणना इस दिनदर्शिका की शुरुआत की और इसी कैलेंडर को सभी पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश का भी एक इंडियन नेशनल कैलेंडर है जिसको हम शका का कैलेंडर ऐसा भी कहते हैं, और जिसकी शुरुआत होती है हमारे इस नॉर्मल महीने के 21 या 22 मार्च को। और इस 21-22 मार्च को फिर अलग अलग तरह के हम उत्सव मनाते हैं और नए साल को उसका स्वागत करते हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी, चेती चांद। तो हमारा ये जो कैलेंडर है इसमें भी 12 महीने होते हैं और इस महीने की शुरुआत होती है चैत्र से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो मुझे अभी भी याद है। तो ये 12 महीने हैं हमारे इस इंडियन नेशनल कैलेंडर के, और उसी की शुरुआत अभी इस महीने 21 मार्च को हुई। लेकिन उसी के साथ और एक नए साल की शुरुआत हमारे इस संस्था में हुई है। दोस्तों, हमारी जो संस्था है, आई मीन टेक्निकली हम बिजनेस कर रहे हैं, भले ही हम बहुत ही सामाजिक विचार के सब हो, लेकिन टेक्निकली हम एक बिजनेस हो, और बिजनेस सेक्टर में एक नए साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। दोस्तों, जिस तरह से हम स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल की जो संस्था है या पढ़ने की इंस्टीट्यूशन जो होती है, स्कूल की शुरुआत होती है जून में और उसकी एग्जाम होती है मार्च अप्रैल में। हर 3 महीने के बाद स्कूल में हमारी टर्म एग्जाम होती है, यूनिट टेस्ट होती है। 6 महीने के बाद हमारी सामाई या मिड टर्म ऐसी एग्जाम होती है।
उसी तरह से हमारा इस साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। और इस साल को जो बिजनेस सेक्टर में जो भी सभी कंपनियां काम करती है, इनको जो साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक कंप्लीट होता है। और इस साल को हम आर्थिक वर्ष, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या बजट ईयर ऐसा भी कहते हैं। इस साल की इस साल की जो शुरुआत हुई वो इसलिए हुई कि गवर्नमेंट के जो सभी तरह के टैक्स असेसमेंट है उसके लिए इस साल का उपयोग किया जाता है। उसी तरह कंपनियां जो भी परफॉर्मेंस करती है, उनके सभी जो अकाउंटिंग होती है, वो सभी परफॉर्मेंस इस साल के तहत ही उसका असेसमेंट होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में 1 अप्रैल से ये साल शुरू होता है। हर देश में अलग अलग अपनी पद्धति है, लेकिन बहुत सारे देशों में ये जो आर्थिक वर्ष है ये शुरू होता है जनवरी से। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ये साल जो हमारा कैलेंडर ईयर है वही आर्थिक वर्ष मनाया जाता है बहुत सारे देशों में। लेकिन इसके अलावा अमेरिका जैसे शहर में 1 अक्टूबर से शुरुआत होकर सितंबर एंड तक वो साल होता है। किसी देशों में 1 जुलाई से शुरू होकर जून एंड तक होता है। किसी देश में 1 मई से शुरू होता है। ईरान ऐसा देश है कि जो 21 मार्च से अपना ये आर्थिक वर्ष शुरू करता है। और 21 मार्च एक ऐसा दिन है कि जब सूर्य उत्तराखंड में मैक्सिमम लेवल पे होता है। उसी तरह भारत ने भी ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जो साल अपनाया है, ये ऑफ कोर्स हमें फिर अंग्रेजों ने दी हुई देन है। अंग्रेज खुद इसी साल का उपयोग करते हैं। और कई बार ऐसे भी हुआ कि हमारे इस साल की ये जो साल है वो 1 जनवरी से शुरू करें, ऐसे कई प्रस्ताव आ गए थे, लेकिन वो अभी तक हुए नहीं, एग्जीक्यूट हुए नहीं। तो दोस्तों अब इस 1 अप्रैल से हम नए फाइनेंशियल ईयर, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और ये वित्तीय वर्ष सभी कंपनियों के लिए सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी नए साल में, यानी कि कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या उस सेक्टर में काम करने वाली कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जब भी नए साल की शुरुआत होती है हम कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं, कुछ ना कुछ गोल, ध्येय, मकसद हम उस साल के लिए रखते हैं कि हम उस साल के लिए ये सब का हमें अचीव करना है। और उस तरीके से वो फिर उसकी प्लानिंग भी करते हैं। और उसी तरीके से आज इसी साल का जो संकल्प है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो जो भी बिजनेस में काम करते हैं, ऐसे सभी एंटरप्राइज, उनका संकल्प, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनका जो लक्ष्य होता है आने वाले सालों में, वो हमेशा वो लक्ष्य, वो प्लानिंग होती है बिजनेस के रिलेटेड। वो होती है प्रॉफिट के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, कि इस साल हमारा इतना रेवेन्यू हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, तो आने वाले दिनों में, आने वाले साल में हम इतना प्रॉफिट करेंगे, हम इतना रेवेन्यू तैयार करेंगे, आने वाले दिनों में हम इतने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। तो मैक्सिमम जो सभी कंपनियां हैं, उनके जो संकल्प होते हैं, उनके जो प्लानिंग होती है नए साल के लिए, वो इकोनॉमिक होती है, वो पैसे को लेके होती है। और वो सही भी है, क्योंकि अगर बिजनेस की हम व्याख्या देखें तो वो है कि किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करके उससे पैसे कमाना। तो पैसे कमाना ही उद्देश्य होता है कि जिसकी वजह से कंपनियां शुरुआत होती है। तो उनके संकल्प वैसे ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनकी सोच थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती है। अभी जैसे हमारे आधुनिक भारतीय जो हमारा उद्योग है, उसके जनक जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे जमशेदजी टाटा साहब। जब उन्होंने हमारे ब्रिटिश इंडिया में उद्योगों की शुरुआत की, तब उनकी सोच क्या थी? तो उनकी सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। इनफैक्ट उनकी सोच ये थी कि किसी भी जब उद्योग का, व्यापार का, बिजनेस का हम निर्माण करते हैं, ये उद्योग, ये व्यापार जिस समाज में हम तैयार करते हैं, जिस लोगों के साथ हम तैयार करते हैं, तो ये लोग, वो समाज सिर्फ उस बिजनेस में स्टेक होल्डर नहीं होते। तो हम जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो उद्योग करते हैं, उसका मकसद, उसका लक्ष्य, उसका पर्पस ये लोग होते हैं। यानी हम जिनके लिए बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस उन लोगों के लिए होते हैं, उन लोगों को बेहतर करने के लिए होता है। तो ऐसे विचारों के साथ हमारे इस आधुनिक भारतीय उद्योग क्षेत्र का जन्म हुआ। और दोस्तों जब एमसीएल की बात आती है तो एमसीएल भी एक मिशन के लिए एमसीएल ने बिजनेस की शुरुआत की है। और एमसीएल का मिशन ये है कि हमें इस बिजनेस के साथ, ये सब काम करने के साथ, हमें इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। सस्टेनेबिलिटी यानी
जिस तरीके से अब करोड़ों सालों से ये दुनिया चलती आ रही है, जिस तरीके से लाखों सालों से ये मनुष्य इस धरती के ऊपर रह रहा है, उसी तरीके से आगे के हजारों लाखों करोड़ों साल भी ये ऐसे चलता रहे। हम किसी भी डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी के इनोवेशन इसके खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बने, हमारी जिंदगी और बेहतर बने, ये सोसाइटी और बेहतर बने। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि ये सब जब हो तो वो सही दिशा में हो, वो ऐसी दिशा में हो कि जिसके साथ, जिसके चलते चलते हम अपने इस पर्यावरण का, अपने इस घर का, अपनी इस पृथ्वी का भी ख्याल रखें, ताकि लाखों, हमेशा के लिए ये ऐसे ही काम चलते रहे। और ये हमारा मिशन। और इसीलिए जब संकल्प की बात आती है, जब प्लानिंग की बात आती है इस साल के लिए, तो हमारी जो प्लानिंग है सिर्फ आर्थिक नहीं है। सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग है एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर। हमारी प्लानिंग है हमारे समाज, लोगों के लेके, सोसाइटी के लिए, सोशल। और तीसरा ऑफर जो है वो है प्रॉफिट, इनकम। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है पर्यावरण को लेकर, तो दोस्तों उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसी चीज के लिए तो हमने इस संस्था की शुरुआत की कि पर्यावरण का संवर्धन हमें करना है, उसको ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, और कई सारे तरीके से जो आज उसकी हानि हो रही है उसको बंद करना है। और इसलिए हमारी प्लानिंग है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमकोल का निर्माण करें और उसके साथ इस जीवाश्म ईंधन, इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीएनजी का निर्माण करें और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें। लेकिन इसी के साथ इस साल हमारा ये भी संकल्प है कि हम इस पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स को भी रिप्लेस करें, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं वो करें, और उसको रिप्लेस करें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ, जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करें और इस धरती का, पर्यावरण का ख्याल भी रखें। लेकिन इसी के साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल टारगेट भी है, सामाजिक हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, और वो ये है कि हमें ये काम करते करते बहुत सारी रोजगार निर्मित करनी है। यानी आपको तो पता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा केंद्र बिंदु है किसान। जो भी काम, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी अगर हम करेंगे तो उसका रॉ मटेरियल आएगा किसानों से। तो सबसे ज्यादा जो इस सभी चीजों का जो फायदा होने वाला है वो हमारे किसानों को होने वाला है। लेकिन उसी के साथ जो बाकी के लोग हैं, जो शायद शहरों में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं गांव में कि जिनके पास जमीन नहीं है, इन सभी लोगों के लिए रोजगार निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लक्ष्य है इस साल के लिए। उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के मैक्सिमम पैसे हम सीएसआर करके वही हमारे गांव के लिए इस्तेमाल करें, और हमारे जो चैलेंजेस है उसको पूरा करें। यह हमारा उद्देश्य है इस साल के लिए। और उसके साथ ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल टारगेट। ठीक है, हम सब इतने विचार करते हैं, सोचते हैं, हमेशा सामाजिक बातें करते हैं, लेकिन बाहर जब दुनिया में जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग ऐसा सब करते हैं, तो उनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी ये जो संस्था है, ये कंपनी है, तो फिर नंबर्स किधर है, कितना रेवेन्यू आपने तैयार किया, कितना प्रॉफिट आपने तैयार किया, और उसके ऊपर होता है कि आप एक्चुअली कितने पास हो गए हैं, कितना फेल हो गए हैं, या कितने अच्छी तरीके से आप अपनी बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम कितनी भी पढ़ाई करें साल भर, अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आता है, मार्कशीट आता है, वो मार्कशीट, वो रिजल्ट है ये फाइनेंशियल्स, ये रेवेन्यू और ये प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस एमसीएल में कोई भी जब काम करते हैं ना, कोई भी छोटा से छोटा काम अभी आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी तैयार करके अगर हम लोग बेचेंगे, तो इस एक चीज की वजह से हम तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव हम पूरे करेंगे। वो वस्तु ऐसी होगी कि जो पर्यावरण का ख्याल रखेगी, वो वस्तु ऐसी होगी कि जिसकी वजह से ये एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का निर्माण होगा, सीएसआर का निर्माण होगा, और ऑफकोर्स उस वस्तु से हमें पूरे जो फैमिली स्टेक होल्डर है उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर एमसीएल को देखा जाए सिर्फ बिजनेस के तौर पर, ये सभी जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये सभी लोग जो अलग अलग तरह की जो कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अगर उनके नजरिए से अगर हम एमसीएल को देखें, तो एमसीएल बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि किस तरीके से कोई भी कंपनी ग्रो होती है, ये मुझे बताइए। कोई भी कंपनी जब किसी भी सेक्टर में शुरुआत होती है ना, पहले वो छोटे से स्केल पे अपना बिजनेस करती है, उसको करती है, समझती है, फिर वो अपना स्केल बढ़ाती है, बड़ा करते 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 फिर वो अपने सेक्टर में एस्टेब्लिश होती है,
और वो एक सेक्टर में एस्टैब्लिश होने के बाद फिर वो दूसरे सेक्टर में फिर डाइवर्सिफिकेशन की सोचती है, अलग अलग सेक्टर में काम करने की शुरुआत करती है। और वैसे ही इतिहास ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का है। हमारे देश में ये जो जाने माने बिजनेस हाउसेस है, कंपनियां हैं, जैसे बिरला, टाटा, महिंद्रा, विप्रो, ये सभी जो बिजनेस हाउस है, इनफैक्ट इंटरनेशनल भी कोई भी कंपनी जो आज तारीख में बड़ी है, उसका भी इतिहास अगर आप लोगे तो वो भी ऐसी ही है। सभी कंपनियों ने जब शुरुआत की थी, सब उन्होंने शुरुआत की थी एक छोटे से व्यवसाय के साथ, बिजनेस के साथ, और धीरे 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 करके उन्होंने अपने इस बिजनेस को बड़ा किया है। तो इस सारी परिस्थिति में अगर आप एमसीएल को देखेंगे तो एमसीएल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एमसीएल जैसे जितनी फास्ट ग्रो होने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और किसी भी एंगल से देखिए आप इसको, सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसके पास 35 लाख से भी ज्यादा किसान आज उनके स्टेक होल्डर है। इनके इतने सारे किसानों को लेके उनको अपनी कंपनियों में भागीदार, यानी वो सिर्फ हमारे, उन्होंने कुछ फॉर्म साइन नहीं किया, सदस्य नहीं बने, उसे वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर है, भागधारक है। इतने सारे किसानों के साथ काम करने वाली कोई भी संस्था आज की तारीख पे ना भारत में है, ना पूरी दुनिया में कहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पूरी दुनिया की जिसके अंदर 900 से ज्यादा कंपनियां हैं। एक ब्रांड के अंदर 900 से ज्यादा सब्सिडीज है, कोई भी कंपनी नहीं। प्रोजेक्ट की बात करें तो आज 14 प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से कंप्लीट है और जिसका प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन चल रहा है। और वो अभी ये होने के बाद वो अपने बिजनेस साइकिल एस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा आज 83 कंपनीज है, एमकोल कंपनीज है, जो पूरी तरह से तैयार है और उन वहां से प्लांट एंड मशीनरी जाना बाकी है। अभी इसमें भी अगर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा डिले हुआ शुरुआत में, जो अभी डिले हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वो इसी के लिए कि इनिशियली बहुत जल्दी एक काम करने के लिए हमने बाहर के कुछ जो वेंडर्स है उनके साथ काम किया। कुछ चीजों के लिए हमने बाहर के जो हमारे देश में जो अलग अलग वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर, उनको बोला कि आप ये काम तैयार करके हमें दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते में देंगे, लेकिन 12 हफ्ते होते हैं, लेकिन भी वो भी हमें अभी दे नहीं रहे। लेकिन ऑफकोर्स हमें खुद की हमें कैपेसिटी तैयार करनी है, पहले से हम लोगों ने ये सोचा था। इनिशियली सिर्फ पीरियड के लिए हमने उनसे वो तैयार करने के लिए पूछा था, लेकिन उनका तो उनको वक्त लगा जो कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अभी हम अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो 83 कंपनीज है, इनकी प्लांट एंड मशीनरी बहुत फास्ट लगने वाली, क्योंकि वे हर एक चीज हम अपने घर में खुद बनाएंगे। कोई भी चीज के लिए हम लोग बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आने वाले दिनों में जब एमकोल की शुरुआत होंगी तो आप अपेक्षा नहीं करोगे इतनी जल्दी हम प्लांट एंड मशीनरी आपके यहाँ डिलीवर करेंगे। यानी हमारा नाम शायद आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी बहुत फास्ट ऐसे प्रोजेक्ट लगाती है। इसके अलावा हाँ, आज एक स्पेशल दिन ऐसा है कि मैं इस अवसर पर हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से हमारे राजस्थान के लाडनुन तहसील की जो टीम है, एमसीएल की टीम है, मां करनी बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष अभिनंदन करता हूं मिस्टर और मिसेस बागरवाल सर का, मैडम का, और उनकी एंटायर टीम का, क्योंकि डे 1 से बागरवाल साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और आज उनकी कंपनी पहली कंपनी है जिनको बहुमान मिला है कि उन्होंने अपने यहाँ ना कि सिर्फ फैक्ट्री कंप्लीट की है, वो पूरी प्रोडक्शन किया है, लेकिन उन्होंने बिजनेस साइकिल का एस्टेब्लिशमेंट किया। यानी माल तैयार किया, माल को बेचा, उनसे पैसे लिए और ये पूरी तरह से वो बिजनेस साइकिल कंप्लीट किया। और आज ऐसी उनके एक जगह पे एमकोल का प्रोजेक्ट है और उसी को लग के एमसीएनजी का प्रोजेक्ट का काम चालू है। तो आने वाले दिनों में बागरवाल साहब एमसीएनजी के बारे में भी ऐसा काम करने वाले, इसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट ये सभी लोग, आई मीन इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेपियर ग्रास। मैंने देखा है कि बागरवाल साहब उनके राजस्थान में जहां पानी कम है, जहां बायोमास कम होता है, तो किस तरीके का बायोमास हम इस्तेमाल करेंगे वो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले, मैं सबके सामने कॉन्फिडेंटली ये बात बोलता हूं कि आगे 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद वो इतना प्रेरणादायी उनका काम होगा कि जो भी कोई उद्योग करना चाहेगा, बिजनेस करना चाहेगा, उनको उनके बारे में पता होगा।
तो सर आपका और आपके पूरी टीम का हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ लगभग 49 जगह पे हमारे एमसीएनजी के प्रोजेक्ट चालू है। 18 लोकेशन पे सेकंड फेज का काम चल रहा है, जोरों से वो खत्म हो जाएगा, और 31 जगह पे फर्स्ट फेज का काम चालू। यहां तक कि आज एमसीएल का जो प्रेजेंस है, एमसीएल 980 से भी ज्यादा तहसीलों में काम कर रही है और ये बढ़ रहा है। किसी भी पैरामीटर से अगर आप देखेंगे, बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी देखेंगे, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है आज तारीख में पूरी दुनिया में जो इतने बड़े स्केल में ये बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई भी नहीं। और ये जैसे एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, अभी सभी प्रोजेक्ट ऐसे ही शुरू होगी। कोई एक आम बात होगी कि एमकोल को तैयार करना और उसको बेचना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आम बात होगी कि एमसीएनजी तैयार हो रहा है और हमारे पंप है उसके द्वारा हम बेच रहे हैं। लेकिन इतने बड़े स्केल पे कोई भी कंपनी आज की तारीख में नहीं काम कर रही, और इतने सारे लोग भी उनके साथ जुड़े हुए नहीं। तो दोस्तों ये तो होना ही है। यानी हम जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया, इनफैक्ट हम सभी ने मिलकर हमारे किसानों को, हमारे लोगों को जैसे प्रॉमिस किया, वो सभी प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। एमकोल के प्रोजेक्ट लगाएंगे, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट लगाएंगे। भले ही ये प्रोजेक्ट लगाने का तरीका एमसीएल का थोड़ा सा अलग हो। एमसीएल उस तरीके से बिजनेस नहीं कर रही है जिस तरीके से बाकी के लोग करते हैं। बाकी के लोग अपनी इक्विटी, अपनी पूरी कंपनी को किसी विदेशी कंपनी को बेच डालते हैं और उस तरह से पैसा वगैरह कमाते हैं और बिजनेस करते हैं। वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने किसानों के, हमारे जो लोग, हमारे युवा जो तहसील में है, उनका भविष्य किसी को बेचेंगे नहीं और उनके पैसे से नहीं प्रोजेक्ट लगाएंगे। हम अपने तरीके से लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर। तो प्रोजेक्ट की ये तो लगना ही है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो मुझे नजर आती है, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, और जिसके वजह से कोई भी संगठन बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा संगठन बनता है, वो है लोग। आज एमसीएल में अगर हमारी ताकत सच में कुछ है तो वो है हमारे लोग। दोस्तों ये लोग ही है कि जिनकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं कुछ कर सकते थे, उनके साथ वो मावड़े थे जिसकी वजह से वो स्वराज्य का निर्माण हुआ। और वैसे तरीके जिस तरीके से लोग आज हमारे साथ है, मुझे बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत हम लोग रखते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आज आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले एग्जांपल है मिस्टर और मिसेस राहुल मंगनवार सर। सर एक खुद इंजीनियर है। बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव जिले में बेलगांव तालुका है, वहां उस कंपनी के मातृभूमि सेवा बायोफ्यूल्स इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे भी वो है, और एक एमवीपी भी करके एक ग्राम पंचायत पे वो काम कर रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पे कर्नाटक के बेलगांव से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक उन्होंने सफर किया, गए और आए। ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर उन्होंने सफर किया। और कैसे सफर किया? तो अपने मोटरसाइकिल को उन्होंने एमसीएल का झंडा लगाया और हर जगह जाके उन्होंने इस बायोफ्यूल के बारे में, एमसीएल के बारे में अवेयरनेस किया, लोगों को बताया। हर जगह जाके इसको स्प्रेड किया, बताया लोगों के ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण और इस बायोफ्यूल के बारे में। और ये उन्होंने काम किया, इसके लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी गणना हुई या उनकी नोंद हुई। अभी मंगनवार साहब इसलिए उन्होंने नहीं किया ये काम कि उनको लगा था कि मैं करूंगा और मेरी जो नोंद है, मेरा जो जिक्र है वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा, वहां वो दर्ज हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। ना कि वो इसलिए एमसीएल में आए कि एक दिन उनको गिनीज बुक वर्ल्ड में उनको अपना नाम करना था। पैशन है, लोग दिल से काम करते हैं। उनको लगता है कि ये मैसेज पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हर गांव में जाए, लोगों को समझे कि किस तरह से हम धरती माँ को बचा सकते हैं, किस तरह से हम अपने किसानों के लिए काम कर सकते हैं। और इसी के लिए किसी भी कोई उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, कोई उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, इसके लिए कोई काम नहीं करते। दिल से पैशनेटली ये लोग काम करते हैं। और मैं आज एमसीएल परिवार की तरफ से फिर से एक बार मिस्टर और मिसेस राहुल मंगनवार सर और पूरी टीम जो मातृभूमि की टीम है, उन सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। और ऐसी और एक स्टोरी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों हमारे एमसीएल परिवार में हर मंगलवार सुबह 8 बजे एक सेशन होता है जिसे हम कहते हैं 5M सेशन, और जिसमें हर तहसील के जो मेन प्रमोटर है वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं।
तो हर हफ्ते एक नए प्रेजेंटेशन एक नए तालुके से आते हैं और अपना एक प्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे ही पिछले सप्ताह एक प्रेजेंटेशन होने वाला था, मुझे हुआ, जिनका नाम है संतोष कुराडी सर। वो सिद्धापुर तहसील से है, जो जिला है उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटक। अभी संतोष सर जब उनको मंगलवार को सेशन करना था, सोमवार को एक्सीडेंटली वो इंजर हो गए, उनका फोरआर्म फ्रैक्चर हुआ। दोस्तों, जब भी हमें फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर आपको प्लास्टर करता है और 3-4 महीने बोलते कि रखो इसको, जो बोन है अपने आप हील हो जाते हैं। लेकिन जब वो फ्रैक्चर अलाइन, वो बोन अलाइन नहीं होते, वो एक डिस्प्लेस होते हैं, या उस फ्रैक्चर में बोन जो हड्डियां है वो टूट जाती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स को ओपन सर्जरी करके या ऑपरेशन करके वो हड्डी को अलाइन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। इनके साथ भी वही हुआ। इनके साथ जब यह हादसा हुआ तो सोमवार को इनको एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन ये एडमिट होने के बावजूद ये वहां से घर ले आए। सोमवार को रात को वो घर आए, मंगलवार को सुबह उन्होंने अपना सेशन किया, और अपने सेशन के बाद वो फिर से एडमिट होने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए वहां गए। कौन करता है, मुझे बताइए, कौन करता है जो इतने डेडिकेटेडली एक कॉज को लेके, एक मकसद को लेके इतने पैशनेटली काम करता है। संतोष सर, आप सभी को आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और हमें बहुत प्राउड है, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आपके जैसे लोग आज हमारे इस परिवार में हैं, और आपके जैसे लोगों से हम बहुत आगे इस संगठन को लेके जाएंगे। और कई सारी ऐसी कहानियां हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ एमसीएल संगठन बढ़ा है, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा काम इस संगठन से करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं रिजल्ट की। दुनिया कहती है ना कि आपको बिजनेस करना है तो क्या रेवेन्यू है, क्या रिजल्ट है, कहाँ है मार्केट, तो उसकी बात करते हैं। और मुझे पता है कि इसके बारे में सब लोग आपको भी पूछते होंगे। तो ये जो चीज है, आज इस साल के लिए हमने ये संकल्प किया है कि हमें हर तहसील में अपने ये जो प्रोजेक्ट्स है उसको पूरे करने हैं। इनफैक्ट अभी जो मैंने कहा कि 83 जो एमकोल प्रोजेक्ट्स है, एमसीएनजे 49 प्रोजेक्ट, इसको तो पूरा करना ही है। लेकिन जितने भी कंपनियां आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऐसी नई कंपनियां भी जो हो सकता है शायद पिछले हफ्ते ही जुड़ गई हो, तो इन सभी कंपनियों में इस साल हमें बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यानी शुरुआत करनी है एमकोल प्रोजेक्ट के साथ। एमकोल प्रोजेक्ट के साथ मैं कह रहा हूं कि इस साल में सभी जगह प्रोजेक्ट लगाने एमकोल के। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि एमकोल प्रोजेक्ट्स के लेके सभी चीजें आज हमारे कंट्रोल में है। प्लांट एंड मशीनरी का जब सप्लाई चालू होगा तो बहुत जल्दी हम ये प्रोजेक्ट जल्दी लगा पाएंगे। यानी आज किसानों को जो भी वादा हमने किया है तो उसको वादे को हम पूरा करेंगे। और एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट में वैसे देखा जाए तो लोगों की तरफ से, लोगों की पर्सपेक्टिव से ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल जो है वो 100 टन पर डे है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए किसान उतनी खेती करने वाले 100 हेक्टेयर में, उसके लिए किसानों को उतना ही पैसा मिलने वाला है। दोनों ही प्रोजेक्ट में एमवीपी जो काम करेंगे उनके लिए भी उतना पैसा मिलने वाला है। हमारे जो भी चैनल पार्टनर है, बाकी के लोग हैं, उनको भी उतना ही पैसा मिलने वाला। सिर्फ फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो अलग है, जिसकी वजह से फैक्ट्री ओनर को शायद कम मिलेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन बहुत जल्द हम ये एमकोल के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जो हर तहसील में हमें लगाने। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बिजनेस के लिए एमसीएल की स्थापना नहीं हुई। हम जब भी जिस उद्देश्य के साथ हमने शुरुआत की वो उद्देश्य काफी अलग है। सिर्फ अगर बिजनेस की तरफ से देखें ना तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजनेस की तरफ से अभी ये 14, 83 ये सब प्रोजेक्ट होने के बाद हम दुनिया की बायोफ्यूल की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो उससे बहुत ज्यादा है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लोगों की है। हमने जब भी हम गांव में गए हमने प्रेजेंटेशन दिया है तो लोगों को बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी हमने ली है। तो हमें इस साल में जो काम करना है ना वो उससे बिजनेस से बढ़कर है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मुझे लगता है ना कि वो रोजगार निर्माण का है। ये जितने भी लोग आज हमारे गांव में, और सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी, शहरों में से कई सारे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो इस साल हमें इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करना है।
बहुत ज्यादा काम करना है दोस्तों। और इसी के साथ और एक चीज है कि हमारे तहसील में यानी गांव में, शहरों में कई सारे ऐसे परिवार है कि आज जिनका इनकम बहुत कम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते, बीपीएल लाइन में नहीं आते। क्योंकि अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपका साल का इनकम 27,000 रुपया है तो फिर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते, वो उसके अभाव आते हैं। लेकिन 27,000 साल का इनकम, इसका मतलब है 2,250 रुपए महीने के, और 2,250 रुपए महीने का मतलब है बहुत कम। यानी अभी सिलेंडर 1100 रुपए हो गया तो आप सोच सकते हैं कई सारी जरूरतें जो पूरा नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ये मैक्सिमम परिवारों का इनकम हम लोग एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, एक सम्मानजनक लेवल तक लेके जाएंगे कि जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपना पेट पाले, लेकिन अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए अच्छा काम करे, या हमें जो मेडिकल जो चीजें हैं वो कर पाए इस तरीके से। अभी ये दोनों चीजों के लिए हम क्या करना होगा, तो दोनों चीजें करने का एक ही तरीका है और वो है बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस तैयार करना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करके बेचना, ये एकमेव तरीका है। आप एक तो माल तैयार कीजिए, नहीं तो आप सर्विस सेवा का निर्माण कीजिए और उससे बेचिए, और उससे इन पैसों का निर्माण कीजिए, जिसकी वजह से ज्यादा रोजगार भी तैयार किए जा सकते हैं और ज्यादा लोगों का इनकम भी हम बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए एक संकल्प हम इस साल अभी कर रहे हैं, और वो संकल्प यह है कि हमें भारत देश के हर ग्राम पंचायत में और हर शहर के म्युनिसिपल वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है। हर ग्राम पंचायत में और हर म्युनिसिपल वार्ड में इस साल 1 करोड़ का रेवेन्यू बिजनेस का टर्नओवर तैयार करना है। अभी काफी सारे सवाल आपके सामने आएंगे, कैसे होगा ये, किधर इतने प्रोडक्ट्स। एक एमकोल की फैक्ट्री लगेगी तो एक एमकोल की फैक्ट्री के साथ थोड़ी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में हम इतना माल हमारे पास होगा कि हम लोग 1 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर पाएंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हमारे यहाँ मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं जिस ग्राम पंचायत में हूं, हमारे लोग बहुत गरीब है, और इन लोगों के साथ मैं कैसे 1 करोड़ का माल इनको बेचूं, जिनकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। सपोज 100% ट्राइबल है, 100% हमारे या शहरों में भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, तो किस तरह से मैं ये रेवेन्यू करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत में लगभग 500 से लेकर 5,000 फैमिलीज है। एक संस्था है एसआरसी सेंटर रिसर्च, इन्होंने अपने इस पंचायत को बेहतर करने के लिए, जो पंचायत राज सिस्टम है हमारे देश में, उसको बेहतर करने के लिए अभी एक सर्वे किया था और उसका रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया। उनके अनुसार हर ग्राम पंचायत में भारत में आज के तारीख में 2,000 से लेकर 24,000, ये ऑन एन एवरेज इतने लोग तो है ही। यानी कई सारे ऐसी ग्राम पंचायत है कि जो 40,000 50,000 तक उनका पॉपुलेशन उधर है। और फैमिलीज अगर आप देखोगे तो एक फैमिली में 5 लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा, यूपी में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1,000 लोग हैं, बिहार में 7,000 लोग हैं, वेस्ट बंगाल में 1,100 लोग हैं। ऐसा उन्होंने पूरा ब्यौरा भी उसका दिया है। उसके अलावा अगर म्युनिसिपल वार्ड में देखोगे आप, तो किसी भी म्युनिसिपल वार्ड में लगभग 2,000 से लेकर 10,000 फैमिलीज है। यानी एवरेज पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 40,000 50,000 एक म्युनिसिपल वार्ड में है। लेकिन वो भी डिपेंड होता है कि कौन सी म्युनिसिपल वार्ड में आप रहते हो। क्या आप ये नगर पंचायत है, क्या ये म्युनिसिपल काउंसिल है, या ये कॉर्पोरेशन है। उस कॉर्पोरेशन में अलग अलग है, ए बी सी। ए यानी 1 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख बी, और 10 लाख के ऊपर मेट्रो जिसे कहते हैं, उसमें वो सी ए लेवल की, सॉरी। और जितने बड़े कॉर्पोरेशन, जितना बड़ा हमारा म्युनिसिपल काउंसिल, उतना ज्यादा लोग रहते हैं एक म्युनिसिपल वार्ड। और ये ब्यौरा, ये एक चार्ट आपके सामने रखा है कि यूपी में जो अलग अलग शहर है, उनको लेके एक वार्ड में, म्युनिसिपल वार्ड में कितने लोग रहते हैं। तो आप देखोगे कि जब छोटे स्मॉल सिटी होते हैं तो उसमें 2 5,000 6,000 ऐसे लोग होते हैं, मीडियम में 10-12 हजार तक होते हैं, और जब लार्ज सिटी होती है तो 25,000 तक लोग रहते हैं। तो अगर 1 करोड़ का रेवेन्यू हमें हर ग्राम पंचायत में करना है तैयार,
अगर 1 करोड़ का रेवेन्यू हर म्युनिसिपल वार्ड में हमें तैयार करना है तो क्या करना है? तो अगर हमारे ग्राम पंचायत में, अगर हमारे म्युनिसिपल वार्ड में 2000 फैमिली रहती है तो हर फैमिली के पीछे हमें 5000 रुपए का रेवेन्यू या टर्नओवर तैयार करना है या बिजनेस का निर्माण करना है। और वैसे ही अगर हमारे इस ग्राम पंचायत में या हमारे म्युनिसिपल वार्ड में 5000 फैमिलीज रहते तो हर परिवार के पीछे, फैमिली के पीछे 2000 रुपए का टर्नओवर करना है साल का। लेकिन यही अगर हमारे ग्राम पंचायत में 10,000 परिवार रहते हैं तो हर परिवार के पीछे हमें टर्नओवर करना है सिर्फ 1000 रुपए का। और फिर आपको लगेगा कि बेचना है इतना सब कुछ, तो दोस्तों बेचना नहीं है। सिर्फ जब मैं कहता हूं कि टर्नओवर करना है तो सिर्फ बेचना नहीं है, तो उनसे काम करवा के उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाना भी है। 1 करोड़ का जब टर्नओवर करना है तब कई सारी चीजें उनसे तैयार करके लेना, वो भी टर्नओवर ही है। पहली बात तो जब सेलिंग की बात आती है, जो हमको सेल करनी है कोई प्रोडक्ट्स, तो हम इस तरीके के प्रोडक्ट अभी लेके आने वाले हैं कि जो प्रोडक्ट हम हर घर में हम लोग उनको देने वाले हैं। यानी सभी तरह के पेट्रोकेमिकल्स की जो चीजें हैं आज, जिसके ऊपर पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं। हम जब हमारा दिन शुरुआत होती है उस प्लास्टिक के ब्रश के साथ, उस पेस्ट के साथ, केमिकल के साथ, साबुन के साथ, वस्त्र हम लोग जो पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, चप्पल वगैरह, ये सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स। और चाहे आप कितने भी गरीब हो, कितने भी, लेकिन ये मूलभूत चीज है जो लगती है। और अगर अब हम ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली चीजों का निर्माण कर रहे हैं और उसी कॉस्ट में अगर उनको दे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा ना पूरी देश में या पूरी दुनिया में कि ऑर्गेनिक बोले, इको फ्रेंडली बोले तो बहुत महंगी रहती, लेकिन वैसे नहीं। अगर हमने उतने ही कॉस्ट में अगर उनको देने की कोशिश की तो ऑलमोस्ट हर घर अपना वहां हम लोग बेचने वाले हैं, वो कस्टमर वहां हमारे, और उसके साथ हमें पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करने वाले। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा समझे कि मेरा गांव है पूरी तरह से ट्राइबल, मेरी ग्राम पंचायत पूरी तरह से ट्राइबल है, लोगों को जरूरत है काम की, तो हम उनसे ऐसी चीजें करवा के लेंगे जो वो अपने घर में करेंगे। अब इन सभी लोगों को रोजगार देना, इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी लोगों को हम अपने फैक्ट्री में उस सैलरी पे रखेंगे। आज वो अपने घर में रह के क्या काम कर सकते हैं, कौन सी चीज तैयार करके हमें दे सकते हैं, वो हम करेंगे। अपने घर में आजू बाजू कौन सी एक्टिविटी वो कर सकते हैं, वो करके वो हमें दे, हम उनको पैसे देंगे। और इस तरीके से ऑलमोस्ट हर परिवार को हम ऐसी कुछ ना कुछ काम दे सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, और वो चीजें फिर हम बेच सकते हैं पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने के लिए। और इसीलिए हम अभी बहुत जल्द एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी तहसील में जब काम शुरू करना है तब सबसे पहले उस तहसील में हम अपनी बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाएंगे। हम कंपलसरी एमकोल की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हमें ये एस्टैब्लिश करना है और सोसाइटी को बताना है कि हमारा जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, और जिसकी वजह से हम इस तहसील की अर्थव्यवस्था 3000 करोड़ का रेवेन्यू और 25-30 हजार तक अर्थव्यवस्था तक लेके जाने वाले हैं, उसका बेस है ये फ्यूल। हर ग्राम पंचायत में एमकोल का प्रोजेक्ट लगाना है और एमसीएनजी का प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा इस एक प्रोजेक्ट के साथ होगी। और उसके बाद कम से कम 50 एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे तहसील में। कम से कम 50, हो सकता है उससे ज्यादा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सभी काम जो है, ये सभी जो उत्पादन है, वो उत्पादन हमारे लोग ही तैयार करेंगे, हमारे गांव के, हमारे तहसील के लोग तैयार करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो जो उत्पादन है वो सेम तहसील से ना हो सकता है कि वो आजू बाजू के तहसील से हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर बेचना है तो वो कर्नाटक से आएगा, राजस्थान से आएगा, गुजरात से आएगा वो। लेकिन जहां जहां एमसीएल फैमिली है, एमसीएल परिवार है और हम लोग काम कर रहे हैं, वहां हम तैयार करेंगे और इनको बेचेंगे। यानी 1 करोड़ का जो रेवेन्यू तैयार करना है, जो माल बेचना है, वो हमारे एमसीएल के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे तहसील के लोग तैयार करेंगे। और वही किसी बाहर से लाके हमें वो काम करना नहीं। और आपको लगेगा कि ये सच में पॉसिबल है क्या? सच में एक ग्राम पंचायत, इतने सारे लाखों की ग्राम पंचायती है, इतने लाखों के वार्ड, लाखों में, हजारों में वार्ड हो सकते हैं। हर वार्ड में कैसे 1 करोड़ का आप रेवेन्यू तैयार करेंगे? हर ग्राम पंचायत में कैसे आप 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे?
तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं, और वो है भारत और चीन के बिजनेस का, व्यापार का, कि भारत और चीन में कैसा व्यापार होता है। दोस्तों 2 दिन पहले, यानी आज शुक्रवार है ना, तो गुरुवार को पूरी भारत में सबसे बड़ी नेशनल न्यूज क्या थी पता है आपको? कि अभी आपने देखा, वो पढ़ी हो न्यूज? वो न्यूज ये थी कि चीन ने फिर से तीसरी अपनी लिस्ट जारी की है। एक ऐसी लिस्ट जारी की है कि जिसमें उसने, चीन ने अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश के, हमारे राज्य के प्रदेशों में 11 जगहों को उन्होंने अपने खुद के नाम दिए और बता दिया दुनिया को ये हमारे करके। उसमें गांव है, उसमें पर्वत है, नदी है, इस सबको चीन का नाम उसने दिया है। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में तीसरी बार उसने की ये जरूरत। 2017 में उसने पहली लिस्ट तैयार की, वो एस्टैब्लिश की, दुनिया को बताया ये सब हमारा है। 2021 में 2017 में पहली, 2021 में दूसरी लिस्ट, और अभी 2023 में उसने तीसरी लिस्ट प्रकाशित की है और दुनिया को बताया, जैसे बताया कि ये अभी हमारा है। क्यों कर रहा है ये चाइना, क्यों कर रहा है चीन? तो दोस्तों हमारे और चीन के बीच में एक बॉर्डर है। जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे हमारे और चीन के बीच में भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। वैसे ही हमारे और चीन के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोन लाइन, उस पूरे एलओसी को। और अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह पे चीन इतनी हिम्मत कर रहा है, उसकी हिम्मत इसलिए कर रहा है कि वो अगर वो चीज, वो इलाका अगर उसके कब्जे में चला जाए तो पूरे मैकमोन लाइन पे उसका कंट्रोल आ जाएगा। वो ऐसी जगह पे होगा तो आराम से वो पूरे इस बॉर्डर को कंट्रोल कर देगा। दोस्तों आप सभी को कारगिल के बारे में पता है, क्या हुआ था कारगिल में? तो कारगिल में वो पाकिस्तानी सैनिक वहां उस जगह पर जाके बैठे थे जहां से वो आराम से हमारे लोगों की जो चीजें उसको कंट्रोल कर सकते थे। उसी तरह का काम कर रहा है चीन, और इसीलिए बार बार वो इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर काम कर रहा है, मानो जंग की तैयारी कर रहा है। और एक तरफ ये कर रहा है, और ये 2 दिन पहले की सबसे बड़ी हमारे देश की न्यूज है। तो एक तरफ ये चीन हमारे खिलाफ ऐसी जंग की तैयारी कर रही है, और दूसरे तरफ ये परिस्थिति है कि आज की तारीख में चीन हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश बन चुका है। सबसे ज्यादा व्यापार हम चीन के साथ करते हैं। इतने सालों तक हमने अमेरिका नंबर 1 पे था, और अमेरिका के साथ हमारा पॉजिटिव व्यापार था, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। अभी चीन नंबर 1 हमारा बिजनेस पार्टनर बन गया। मार्च 22 का जो एंड, 21-22 का जो है, उस साल में सबसे ज्यादा व्यापार हमने चीन के साथ किया। कितना किया? तो $135.98 बिलियन, यानी 11,15,000 करोड़ का व्यापार, बिजनेस हमने चीन के साथ किया। और इस 11,15,000 करोड़ का बिजनेस जो हमने चीन के साथ किया, उसमें से हमने अगर चीन को भेजा होगा या बेचा होगा जो माल हो, कितना है? तो 1,43,000 करोड़ का। यानी पिछले साल वो था 2,30,000 करोड़, उससे घटकर इस साल हमने 1,43,000 करोड़ का माल उसको चीन को बेचा है। और चीन ने क्या किया? चीन ने हमें इस साल 9,71,000 करोड़ का माल बेचा है। यानी उसके 1 साल पहले वो सिर्फ 7,99,000 यानी 8 लाख पकड़ सकते, 8 लाख करोड़ का था। इस साल 9,71,000 करोड़ का माल उसने हमको बेचा है, जो पिछले साल से कई गुना कई ज्यादा है। और इसका मतलब यह है कि जब हम इस चीन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इस साल हमने उसको 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं। 8,28,000 करोड़ चीन ने कमाए हैं हमारे से। और ये सब जो पैसा हमसे कमाया ना, वो अभी वो जंग पे ऊपर डाल रहा। इस तरह से चीन इसका काम कर रहा है। और जो भी चीज हम चीन से अभी ले रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चीन में बनती है। बहुत सारी चीजों का निर्माण हम अपने देश में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीन इस तरीके से बिजनेस कर रहा है। आप सोचिए कैसी परिस्थिति है। एक तरफ वो चीन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और एक जगह हम लोग इतना ज्यादा पैसा कमा के उसको दे रहे हैं।
और ये परिस्थिति को बदलना है इस साल। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी हमारे देश में जितने भी प्लास्टिक के खिलौने बेचते हैं ना मार्केट में, सभी ये लोग, ये ट्रेडर्स, विक्रेता, 70% जो हमारी जरूरत है वो चीन हमें देता है। 70% यानी 34,000 करोड़ से भी ज्यादा। 34,200 करोड़ का माल हम लोग चीन से लेते हैं, बाद में उसे और अपना प्रॉफिट लेके वो लोगों का हाथ में जाते जाते हो तो और ज्यादा होगा। लेकिन 34,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने वो हम चीन से मंगवा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ ऐसे जगह है कि जहां सदियों से खिलौने बनते आ रहे हैं। और कौन से खिलौने? तो ऐसे खिलौने जो 100% इको फ्रेंडली है। और उसका एक अच्छा एग्जांपल है महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग करके एक जिला है जो गोवा को लग के है, और वो सदियों से मशहूर है अपने वुडन लकड़ी के खिलौने के लिए, जो बहुत हल्की लकड़ी होती है। ऐसे बहुत अच्छे खिलौने वो बनाते हैं। एक समय ऐसा था कि बहुत मशहूर थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि सिर्फ 100 परिवार है जो 100% ये काम करते हैं, और जो कहते हैं कि अभी पूरी तरह से हमारा बिजनेस व्यापार कम 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 होता गया है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन इस प्लास्टिक के खिलौने जो बाहर से यानी चीन से आते हैं। और अगर उनको बिजनेस भी करना है, कुछ एक्सपांड करना है, तो उनको उतना सपोर्ट नहीं है, ना किसी बैंक का है, ना किसी व्यवस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है कि जो उनको बिजनेस को बढ़ाए। और मुझे नहीं लगता कि उनका टर्नओवर, अभी टर्नओवर कितना है इसके बारे में कोई जानकारी मुझे मिली नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टर्नओवर 10-20 करोड़ के ऊपर कुछ होगा साल का टर्नओवर। और दोस्तों, ये सिंधुदुर्ग जिला अभी इसमें ऑलमोस्ट सभी तहसीलों में हम एमसीएल काम कर रही है। हर तहसील में एमसीएल प्रेजेंस है, हमारे लोग अच्छी तरीके से वहां काम कर रहे हैं। और सोचिए, अगर 1,000 करोड़ का टर्नओवर हम लोग साल में करें इस साल अगर हम संकल्प करें कि हम अपने लोगों ने तैयार किए हुए जो लकड़ी के खिलौने वो बेचेंगे, जो इको फ्रेंडली है, सबसे अच्छे और हर तरह के हम लोग कर सकते हैं, तो 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए 10,000 लोगों को काम मिलेगा। ये जो 100 लोग हैं ना, फैमिली जो आज तक की तारीख में काम कर रहे हैं, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो 10,000 लोग उसमें काम कर रहे रहेंगे। तो सिंधुदुर्ग के आजू बाजू के जितने भी तहसील है, सावंतवाड़ी के आजू बाजू, उन सभी को रोजगार मिलेगा। और ये काम सिर्फ सिंधुदुर्ग की नहीं, कई सारे, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, साउथ हो, कई सारे ऐसी जगह में है कि जहां सदियों से, सालों से हम लोग खिलौने तैयार कर रहे हैं, और सभी इको फ्रेंडली है। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कोई भी ऐसी चीज भारत की जो संस्कृति है कि हमने हर चीज के पीछे पहले पर्यावरण का ख्याल रखा, और इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारा तो ये पोटेंशियल कि भारत की तो छोड़ो, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं हम लोग ये खिलौने, इतनी कैपेसिटी हमारी है। दूसरी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी क्या? तो आप जो साबुन लगाते हो, शैम्पू, कंडीशनर, पाउडर लगाते हो, लोशन लगाते हो, ये सब कुछ कॉस्मेटिक में आता है। साबुन तो लगता है ना, हैंड वॉश लगता है, ये सब कुछ। क्या आपको पता है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है? चौथा। दुनिया में सबसे ज्यादा माल चौथे नंबर पे भारत में बेचा जाता है ये सबको। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ 3-4 कंपनियां जो डोमिनेट करती है, जो सिर्फ 3-4 बाहर की कंपनियां हैं जो हमारे यहां 2 लाख करोड़ का माल बेच रही है आज की तारीख। क्या आपको पता है? इनफैक्ट अभी इसमें कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर करके, 45,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा 2021 में। अभी तो इस साल तो ज्यादा होगा। अभी इसमें अगर आप देखोगे ना, तो जब आप जाते हैं दुकान में, आपको लगता है मैं लाइफबॉय लू, मैं लक्स लू, मैं डव साबुन लू, मैं हमाम लू, मैं पॉन्ड्स लू। आपको लगता है कितने सारे कंपनियां हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से फिर मैं लूंगा, मैं पियर्स लूंगा। लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये सभी जो कंपनी है, ये सभी जो प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती है और हमको बेचती है। जब आपको वॉशिंग पाउडर लेनी है, आप सोचते हो क्या मैं कौन सा लूं, या टिकिया लेनी है आपको, विम की लू, रिन की लू, सर्फ का लू, व्हील का लू, सनलाइट लू। लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं ना कि ये सभी जो प्रोडक्ट है एक ही कंपनी बनाती है। आप कौन सा भी लीजिए जो आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है। और हर एक चीज की ब्रांडिंग होती है, वो हर एक चीज की जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ऐसी करते हैं ना, अलग अलग। यानी आपको लगता है कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ।
सब पैसा उनके, सब आप मोमेंट आप कुछ खरीदते हैं तो सब पैसा जाता है। और ये सब कुछ क्या है? सब केमिकल्स है, आपके हाथों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। और दोस्तों यही नहीं, जब भी हर प्रोडक्ट के बारे में आज ऐसा है, कॉस्मेटिक की बात करें तो सोप, शैम्पू, कंडीशनर, और इस तरीके से ये लोग ऐड करते हैं, इस तरीके से के ये मार्केटिंग करते हैं। यानी ये सब चीजें बहुत बहुत खराब है हमारी पूरी व्यवस्था के लिए। लेकिन ऐड तो इस तरीके से करते हैं कि अगर हमने आज से वो शैम्पू लगाया तो मैं हीरो जैसा दिखूंगा, तो मैं हीरोइन जैसी दिखूंगी और मेरे बाल बहुत खूबसूरत होंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन दोस्तों ये बात इसकी है ही नहीं। यानी प्रोडक्ट जो है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये सभी जो चीज है ना, लोगों का ख्याल रखने की चीज मैं आपको बोल रहा हूं। ये चीज सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट जैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि हमें चाइना का पूरा माल बंद करना है और हमारा माल बेचना है, अमेरिका से प्रॉक्टर गैम्बल ये सब चीज का बंद करना है और हमारा माल बेचना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक समय था, स्वदेशी मूवमेंट थी, जब हमने अंग्रेजों का माल उसको बैन किया था और अपना माल जो है लोगों उसका प्रोत्साहन दिया था, वो उतना उसका समय था। आज जो चीज है, यानी चाइना से कुछ माल आ रहा है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें स्वदेशी की मूवमेंट तैयार करनी है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, पूरी दुनिया एक सिंगल मार्केट बन गया है। और इस तरीके के हम लोग हैं अभी जगह पे, हम लोग हैं कि यहाँ अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपका प्रोडक्ट अगर सबसे अच्छा है, आप सच्चे अच्छे तरीके से अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी है, तभी आप इसमें रह पाओगे। आप इस देश के उस देश के अभी उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं तो पूरी दुनिया में आज हम उसको बेच सकते हैं। ये वो चीज है जिस प्रोडक्ट में बात करता हूं। अगर मैं बात करता हूं कि ये सभी केमिकल्स को हटा के हमें अपने देसी आयुर्वेदिक चीजों को अगर बेचना है, तो ये बात हो रही है अच्छे और बुरे की। क्योंकि ये सभी जो केमिकल्स जो आज की तारीख में आज ये लोग, ये कंपनियां बेच रही है और इतना सारा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये सभी केमिकल्स कैंसरस है। ये सभी केमिकल के साथ हाथों का, बालों का, स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। और ये सब कुछ हमारी जो प्रोडक्ट्स है इतने सालों से, जो आयुर्वेदा या बाकी की चीजें, ये तो ऐसा समझे कि हजारों सालों से हमने डेवलप की है, जो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं तो एक दवा करके काम करती है, आपको बेहतर बनाती है। ये बात है अच्छे और बुरे की। अगर आपको पैसा कमाना है इसके लिए कुछ भी बेचेंगे आप, आपको पैसा कमाना है इसलिए कोई भी बिजनेस करोगे। उस गेमिंग जैसे आज गेमिंग के ऐप है, यानी स्टार्टअप, इतने सारे स्टार्टअप तैयार हो रही है और वो क्या कर रही है, तो गेमिंग ऐप तैयार कर रही है ताकि हमारे सभी युवा सिर्फ मोबाइल पे वो गेम खेलते रहे। कितने सारे ऐप्स, वो कितनी गलत चीज है, वो जुए जैसा वो गेम होता है, जुए जैसे ही काम है वो। यानी बिजनेस करना है इसलिए कुछ भी काम करना ही गलत है। तो अगर हमें ये काम करना है, नहीं इसलिए करना है क्योंकि ये सही काम है, ये सही चीज है लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ये जो मैगी नूडल है 2022, 21, 22, 30 साल में इस मैगी ने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की मैगी बेची भारत में सिर्फ। लेकिन इसी मैगी में आप नहीं जानते इतने केमिकल्स है, इतना लेड, आर्सेनिक है कि उसको बैन कर दिया था कई सालों तक। ये इस जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की जो हम बात करते हैं, और हर ऐड में दिखाई देता है कि कैसे बेबी, छोटा बच्चा, उसकी पाउडर, उसकी लोशन कितने अच्छा है, कितना बेहतर होता है। इतना केमिकल्स उसमें है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में इतने सारे केसेस चल रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर। इतनी बीमारियां उसने तैयार की है, कैंसर्स तैयार किए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चाइना, और देखो हमारे देश में हमारे सामने, आंखों के सामने क्या परिस्थिति, चीन किस तरीके से हमको लूट भी रहा है एक तरीके से, और उसी पैसे का उपयोग कर रहा है वो जंग के लिए। पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। एक तो है जो देश के खिलाफ, और दूसरे उसे कितने बेहतर हमारी चीजें हैं। एक प्रोडक्ट को भी अगर देखेंगे तो हमारी चीजें बहुत बेहतर है। यानी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि हम चीन को बेच रहे हैं वो सब चीजें। इतना अवेयरनेस उनके कस्टमर में भी जाना चाहिए। ये जैसे देखिए ना कि ये हमारे जो तेल है, देसी तेल, कितने अच्छे, कितने हेल्दी, यानी हेल्दी तो नहीं बोलूंगा मैं, तो दवाई उसको बोलूंगा, इतने फायदे उसके। और उसको पूरी तरह से रिप्लेस किया वो घटिया, बैड, खराब ऐसे वेजिटेबल ऑयल से जिसका इस्तेमाल आज हम लोग कर रहे हैं। ये सभी जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे ना, जो हमें तैयार करना है, ये हमारे देश में हमारे लोग जो हाथों से तैयार करते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार करते हैं, ऐसे करेंगे। यानी मशीन में तैयार हो रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा रही है एमसीएल, और उसमें मशीन, रोबोट तैयार करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये सभी लोग हमारे हाथों से ये प्रोजेक्ट करते हैं, ये
प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे, जिसके साथ हम इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे लोग आज गांव में बसे हैं ना, गांव में है, शहरों में, ये एक्सपर्ट्स है इन चीजों के। ये हमारे लोग कर सकते हैं, हमारे देश के, बाहर के नहीं। अमेरिका, चाइना, यहाँ किसी भी देश में ऐसे लोग नहीं है, ऐसे कारागिर नहीं है जो हाथों से ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर इनको हमने बढ़ावा दिया तो हम पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और जो मशीन से तैयार नहीं होती। और दोस्तों, ये करने के बाद हमारे जो एंटरप्रेनर है, जो ग्राम पंचायत में होता है, जिनका नाम होता है, जिनको हम कहते हैं कि एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, और जो शहरों में जो शुरू होने वाला है उसका नाम है एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट, जो हर म्युनिसिपल वार्ड में होगा। उनका इनकम क्या होगा? तो 1 करोड़ का रेवेन्यू अगर माल बेचना है तो कम से कम 5%, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके ले भी रहे हो और सेल कर रहे हो, तो कम से कम 5% से लेकर 10% ये उनका इनकम है। यानी अगर 1 करोड़ का टर्नओवर करना है तो उसके साथ 5 लाख से 10 लाख इतना सालाना हम कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं, हमारे लोग कमा सकते हैं। और ये जो इनकम है, ये इस एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इनकम है। ये इनकम उस नेपियर ग्रास का नहीं, नेपियर ग्रास का अलग इनकम है। हर एमवीपी अपने गांव में जो खेती करेगा उसका जो इनकम है, उसका इनकम है। कोई एमकोल अगर बेच रहा है, एमयूपी, एमवीपी, तो वो उनका अलग इनकम है। मैं सिर्फ इस इनकम की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ उस अपनी इनकम की बात है, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कितने सारे एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कई सारे, इतने सारे लोग लगेंगे ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। किसी को भी जरूरत नहीं होगी अपना घर छोड़ने की इस रोजगार के लिए, काम के लिए। अपना गांव छोड़े, अपना शहर छोड़े और किसी दूसरे शहर में, गांव में जाके, शहरों में जाके झोपड़पट्टी में बैठे, तो पूरी तरह से 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम लोग कर सकते हैं। और इसलिए हमारा संकल्प है, हमारा 2023-24 में यह संकल्प है दोस्तों, कि हमें अभी इस शहर में, इस आर्थिक वर्ष में हर जगह, यानी शहर में और ग्रामीण दोनों इलाकों में काम करना है, हर जगह काम करना है। हमारे ग्राम पंचायत कितने हैं? तो हमारे ग्राम पंचायत है 2,52,000, 6 लाख गांव है, और 6 लाख गांव से बनती है ऑलमोस्ट 2.5 लाख इतने ग्राम पंचायत। और वैसे अगर हमारे शहर देखोगे, यानी 35% लोग, 34% से 35% लोग शहरों में रहते हैं। वार्ड में अगर देखोगे तो कितने वार्ड पूरे भारत में है, इसके कोई आंकड़ा मुझे मिला नहीं, लेकिन हो सकता है कि लोग 1 लाख पकड़े, या 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हो सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम पकड़े कि 2 लाख तक अगर म्युनिसिपल वार्ड हमारे यहाँ है, अलग अलग शहरों में गांव लोग रहते हैं, और ऐसे टोटल वार्ड पूरे भारत के इतने हो सकते हैं। तो अगर टोटल यूनिट कितने हुए, तो वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 2 लाख शहर के, तो 4.5 लाख हमारे अलग अलग ये यूनिट्स हो गए। और इस हर एक यूनिट में हमें 1 करोड़ का टर्नओवर करना है। यानी भारत के हर कॉर्नर, हर गांव, हर शहर का हर एक कोने में हमारा इस बिजनेस को करके, हमें हर म्युनिसिपल वार्ड में और ग्राम पंचायत में अगर हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, तो वो पूरे देश का टर्नओवर बन जाता है 4.5 लाख करोड़। लेकिन दोस्तों, शायद आपको अंदाजा नहीं कि हमारे देश में 320 से भी ज्यादा, 320 लाख करोड़, 320 लाख करोड़ से भी ज्यादा माल हर साल बेचा जाता है। हम कहते हैं ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो $3.5 ट्रिलियन है। तो $3.5 ट्रिलियन ने क्या, तो 320 लाख करोड़ से भी ज्यादा। भाई 320 लाख करोड़ ये कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट से ही आया आंकड़ा है, किसी प्रेस का। तो दोस्तों, 320 लाख करोड़ का माल, सेवा, वस्तुएं और सेवाएं हमारे भारत में बेची जाती है। कौन बेचता है? आपके सामने है। कौन करता है? आपके सामने है। और इस 320 लाख करोड़ में से अगर हम सब मिलके हमारे लोगों के लिए अगर 4.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करें, तो ये 2.5% यानी 1.5% से भी कम है। हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में 1 करोड़ का टर्नओवर हम लोग करें, तो ये पूरा 1.5% से कम है। इतना पोटेंशियल है। और दोस्तों, ये पोटेंशियल, यानी हमारे हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यानी 30, 40, 50। और ये आप देखिए, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना माल बेच रहे लोग, ऐसे कितनी सारी कंपनियां, उनको कितना प्रॉफिट, मुनाफा, तो आपको समझ में आएगा।
और आपको ये भी समझ में आएगा कि सिर्फ इस 1 करोड़ की वजह से कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी ये काम कैसे करना है, तो इसका रोड मैप अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि हमें ये काम इस तरीके से करना है, इस तरह से हमारा फाउंडेशन तैयार करना है कि आप सिर्फ 1 करोड़ नहीं, वो जो पोटेंशियल है ना 30, 40, 50 करोड़ का, उस वहां तक पहुंचे। आप साल में उतना टर्नओवर करें अपने लोगों के साथ मिलके, जो आज की तारीख में हो रहा है, बाहर की कंपनियां कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और सिर्फ बाहर की कंपनियां नहीं, अच्छा काम करेंगे हम लोग, अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे, सभी पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे। लेकिन ये करने के लिए हमें ऐसा काम करना होगा, इस तरह का फाउंडेशन तैयार करना होगा कि हर कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए का भी हमसे माल खरीदता हो, तो उसको लगना चाहिए मैं इस 10 रुपए से अपने जो हमारी जो माँ है, जो धरती माँ है, उसके लिए कुछ कर रहा हूं, मैं अपना काम, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। अगर मैं 10 रुपए की चीज अगर एमसीएल से ले रहा हूं, तो मैं हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, ऐसे लगना चाहिए। और तब फिर वो हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण करेंगे। इतना बड़ा बिजनेस की फिर से हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और वो कैसे करेंगे ये हम समझेंगे नेक्स्ट अगले बुधवार को, अगले शुक्रवार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। सुनना आपने आज शाम सर ने क्या कहा। आज शाम सर ने ये बात बताई कि बहुत आसान होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री को उनकी स्टोरीज पढ़ना, उनकी गाथाएं सुनना, बट एक इंडस्ट्री जो पूरी तरह से इंडियन है और जो इंडिया के लिए काम करेगी, ऐसी इंडस्ट्री आज की तारीख में एकमात्र कंपनी खड़ी कर रही है और वो है आपकी, हम सबकी एमसीएल। सो गुड मॉर्निंग परिवार। और शुक्रवार शाम से का ट्रेनिंग वेबिनार हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार, एक अभ्यास तरीके से अपना वाई क्लियर करवाने की कोशिश शाम से हमेशा करते हैं। और बिगेस्ट इकोनॉमी का सपना नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी है। भारत में आने वाले समय में बहुत कुछ महीनों में अराउंड 84 प्लस, सो अप्रोक्सीमेटली 100 प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप रखने वाली एकमात्र कंपनी इस विश्व में होगी। और उस तरीके से बहुत बड़ी, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था का कंपनी हम होंगे। ये संदेश एमसीएल में आज श्याम सर ने और एक बार मुझे दिया है। पर ये कब होगा? ये हम सबके विश्वास से होगा, हम सबके कार्य से होगा, हम एक्शन से होगा। और उस एक्शन के लिए हम पूरा एमसीएल इंडिया परिवार वचनबद्ध है। यही हम वचन आज शाम सर को देते हैं। जी हाँ, प्राची मैडम ने भी अपने इंडियननेस की बात की, चलता फिरता फ्रिज में। देखिए, हम एक चीज को सोचेंगे तो जो शाम सर ने बताया है, हमारे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स चाइना की इकोनॉमी को हम हेल्प नहीं करेंगे और अपने इंडियननेस को बढ़ाएंगे। यही आज का हमारा थॉट है। सो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, एक बार आपने झंझोड़ दिया है और हमें काम करने के लिए प्रवृत्त किया है। थैंक यू प्राची मैडम फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू चैनल पार्टनर्स, एमपीपीज, एमबीएस, एमपीओज एंड एंटायर बीडीएस सीनियर बीडीए परिवार। थैंक्स अगेन। मैं जोर से, सिनातान से, अभिमान से कहूंगा, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रमेश सर। एंड दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक कृपया हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो हमारे इंडिया से है और जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी खोज हमारे किसान भाइयों के लिए की, उनकी स्टोरी हमें बताकर फिर एक बार इंस्पायर किया है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। और अब हम शुक्रिया अदा करेंगे उस इंसान का जो कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते, लेकिन हम अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कहते हैं। और आज फिर एक बार उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जो लक्ष्य रखा है कि हम, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो समाज है और साथ ही साथ हमारा जो प्रॉफिट हमें कमाना है, इसके लिए किस प्रकार से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक बिजनेस मॉडल हम बना सकते हैं, इसके बारे में जिन्होंने बताया वो हमारे डॉक्टर श्याम सर।
जी हाँ दोस्तों, आज श्याम सर ने जो सारी बातें हमें कही है और जो फ्यूचर आज वो देख रहे हैं, हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फिर एक बार पूरे एमसीएल परिवार की ओर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे प्राइम वीडियो, हमारे बीडीए, हमारे सारे एमपीओ, एमबीएस, एमवीपी, हमारे सभी चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ जी हाँ दोस्तों, जिनकी वजह से आज एमसीएल इस मुकाम तक पहुंची है, उस सभी हमारे परिवार के हिस्सेदार, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस मिशन को, इस मूवमेंट को, इस रिवोल्यूशन को हमें अब आगे बढ़ाना है, और इसके लिए हम फिर एक बार मिलेंगे अगले शुक्रवार को कि आगे का रोड मैप क्या होगा, ये जानने के लिए खुद हमारे डॉक्टर श्याम सर से। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं मंगेश शेलार आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।